2007 के आखिरी महीनों में इराक युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। राष्ट्रपति बुश ने आधिकारिक रूप से जीत की घोषणा कर दी थी और अब वहां दोबारा निर्माण का काम शुरू हो गया था। इसी दौरान सार्जेंट मैथ्यूज और उनके साथी स्नाइपर सार्जेंट आइजैक को एक मिशन पर भेजा गया, जहां रेगिस्तान के बीचों बीच पाइपलाइन का निर्माण कार्य चल रहा था। लेकिन जब वे पहुंचे तो देखा कि वहां काम कर रहे सभी अमेरिकी मारे जा चुके थे। अब उनका काम था ये पता लगाना कि हमलावर कौन था, ताकि नए मजदूरों को भेजा जा सके। दोनों सैनिक एक झाड़ी और पत्थरों के पीछे छिपकर धूप में जलते उस इलाके की निगरानी करने लगे। करीब 20 घंटे बीत गए, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। मैथ्यूज परेशान होने लगे। उन्हें लगने लगा कि यहाँ कोई दुश्मन बचा ही नहीं है और ये हमला शायद किसी ग्रुप ने किया होगा जो अब जा चुका है। लेकिन आइजैक कुछ और सोच रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ कोई ग्रुप नहीं आया, क्योंकि कहीं भी पैरों के निशान या बड़ी मूवमेंट के सबूत नहीं दिख रहे। उन्होंने बताया कि सारे मजदूरों को सिर में गोली मारी गई थी और ये काम हो सकता है उस कुख्यात इराकी स्नाइपर का, जिसे जुबा के नाम से जाना जाता है। मैथ्यूज को यकीन नहीं होता। उनका कहना था कि कोई अकेला आदमी इतने लोगों को इतनी जल्दी कैसे मार सकता है। आखिरकार मैथ्यूज खुद जाकर जांच करने का फैसला करते हैं। वो आइजैक से कहते हैं कि वो कवर करे। आइजैक उन्हें बताता है कि उसकी दूरबीन की नजर साफ नहीं आ रही, क्योंकि ये उसकी एक पुरानी टीम के साथी की थी और वो इसे नहीं बदलना चाहता। मैथ्यूज धीरे धीरे लाशों के पास जाकर सुराग ढूंढने लगते हैं। वो देखते हैं कि वाकई सबके सिर में सटीक गोली लगी है। अब उन्हें भी आइजैक की बात पर यकीन होने लगता है। जैसे ही वो गोली चलने की दिशा समझने के लिए साइट के बीचों बीच पहुंचते हैं, अचानक एक गोली चलती है और मैथ्यूज जमीन पर गिर जाते हैं। उनके पेट में गोली लगी होती है। आइजैक तुरंत मदद करने के लिए जिगजैग भागता है ताकि दुश्मन आसानी से निशाना न लगा सके। लेकिन जैसे ही वो मैथ्यूज के पास पहुंचता है, उसकी टांग में भी गोली लग जाती है। अब आइजैक को खुद को बचाने के लिए एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपना पड़ता है। मैथ्यूज अब भी जिंदा होते हैं और वो आइजैक को कहते हैं कि जल्दी से बेस पर संपर्क करो और मदद मंगवाओ। लेकिन आइजैक को पता चलता है कि उसका रेडियो काम नहीं कर रहा, क्योंकि स्नाइपर ने एंटीना पहले ही उड़ा दिया था। फिर मैथ्यूज दोबारा संपर्क करते हैं, कहते हैं कि स्नाइपर को ढूंढो ताकि वो उसे निशाना बना सके। लेकिन आइजैक मना करता है, कहता है कि जरा सी हरकत भी उसे फिर से गोली का निशाना बना सकती है। आइजैक अब दीवार में एक छोटा सा छेद करने लगता है ताकि वो अपनी स्कोप डालकर देख सके। लेकिन इसी दौरान पत्थर गिरते हैं और उसका हाथ जख्मी हो जाता है। मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, बट बहुत खून बहने के कारण वो बेहोश हो जाते हैं। आइजैक जानता है कि उसे जिंदा रहना है। वो हिम्मत करता है और अपने पैर से गोली निकालता है, फिर घाव को बांधता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे अपने ईयरपीस में अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। कोई अधिकारी उससे संपर्क कर रहा होता है। आइजैक तुरंत स्थिति बताने लगता है और मेडिकल सप्लाई की गुहार लगाता है। लेकिन फिर उसे शक होने लगता है। वो अफसर बहुत अजीब सवाल पूछता है और कहता है कि या तो अपनी लोकेशन बता दो या हवा में गोली चलाओ, ताकि बिल्कुल यहाँ आपके द्वारा भेजे गए हिस्से का आइजैक उस अफसर से कहता है कि ये नियमों के खिलाफ है और ऐसा करने से उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगता है। वो ध्यान से उस आदमी की आवाजें सुनता है और समझ जाता है ये कोई अमेरिकी सैनिक नहीं है। उसकी जुबान और लहजा अलग है। अब आइजैक को सच्चाई पता चलती है, ये कोई अधिकारी नहीं बल्कि वही कुख्यात इराकी स्नाइपर है, जुबा। उसने सेना की रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक कर लिया है और अब झूठ बोलकर उसे जाल में फंसाना चाहता है। आइजैक उसकी बातों में नहीं आता और उसे सीधे पहचान कर बोल देता है कि मैं तुझ जैसे की चाल में नहीं फंसने वाला। लेकिन जुबा कॉल बंद नहीं करता। वो उल्टा आइजैक से बातचीत करने की जिद करता है, जैसे किसी खेल की शुरुआत कर रहा हो। आइजैक फिर से बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो अब भी बेकार है। जुबा अब बेकार के सवाल पूछने लगता है और जब आइजैक चुप रहता है तो वो धमकी देता है, अगर तू बात नहीं करेगा तो मैं तेरे दोस्त मैथ्यूज को दोबारा गोली मार दूंगा। मैथ्यूज शायद अब भी जिंदा हो। ये बात आइजैक को मजबूर कर देती है। आइजैक सोचता है उसे वक्त चाहिए ताकि वो जुबा की लोकेशन का अंदाजा लगा सके। तो वो जुबा से कहता है, ठीक है बोल, पहले तू बता। और साथ ही जमीन पर एक नक्शा बनाकर यह समझने लगता है कि गोली किस दिशा से आई थी, ताकि वो यह पता लगा सके कि जुबा कहाँ छिपा है। बातों बातों में जुबा खुद को एक आम इराकी बताता है, जो कहता है कि वो बस अपने देश की रक्षा कर रहा है। फिर वो आइजैक से पूछता है, तेरा परिवार कैसा है? आइजैक साफ कह देता है, ये बहुत पर्सनल है, मैं नहीं बताने वाला। फिर वो जुबा की सोच का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ जो लोग स्कूल, पाइपलाइन और अस्पताल बना रहे थे, उन्हें ही मार दिया तूने। जुबा हंसता है और कहता है, जो कुछ भी यहाँ बन रहा है उसका पैसा तो अमेरिका ले जाएगा, इराक को क्या मिलेगा? समय बीतता है। जुबा सवाल पूछता रहता है, लेकिन आइजैक चुप रहता है। फिर जुबा फिर से धमकी देता है, मैं तेरे दोस्त को गोली मार दूंगा। लेकिन इस बार आइजैक उस पर भरोसा नहीं करता।
फिर जुबा एक चौंकाने वाली बात कहता है। वो स्कोप के पुराने मालिक का नाम लेता है और वही बात दोहराता है जो मैथ्यूज ने पहले मजाक में कही थी। अब आइजैक को पूरी बात समझ में आ जाती है। जुबा तब से उनकी सारी बातें सुन रहा है जब से वे वहां पहुंचे थे। आइजैक अपने स्कोप से चारों ओर देखता है और देखता है कि एक लाश के पास रेडियो पड़ा है। वो उस शव को धीरे धीरे घसीट कर पास लाता है, लेकिन लकड़ी से कोशिश करने पर भी वो रेडियो तक बिना खुद को दिखाए पहुंच नहीं सकता। इसके बाद वो अपनी पानी की बोतल उठाता है, लेकिन वो पूरी तरह से खाली है। नीचे छोटा सा छेद है। तभी जुबा बोलता है, वो छेद मैंने ही मारा था, मैंने तुझ पर एक भी गोली मिस नहीं की। वो बताता है उसने जानबूझकर आइजैक की टांग, रेडियो की एंटीना और पानी की बोतल को ही गोली मारी ताकि वो फंस जाए और तड़प तड़प कर मरे। जुबा कहता है, मैं तेरी तकलीफ को सुनना चाहता हूँ, मरने तक। अब आइजैक को उस गोली का ध्यान आता है जो उसने अपनी टांग से निकाली थी। वो उसे ध्यान से देखता है और जुबा से सवाल पूछकर यह समझने की कोशिश करता है कि उसके पास किस तरह की राइफल है। आइजैक बातचीत के दौरान जुबा को आतंकवादी कह देता है, लेकिन जुबा इस पर फिर हंसने लगता है और कहता है, असल में तुम लोग ही हथियार लेकर किसी और के देश में घुस आए हो, तो असली आतंकवादी कौन हुआ? जुबा बोलता रहता है और इस बीच आइजैक ध्यान से अपने हिसाब किताब लगाता है। वो स्कोप से चारों तरफ देखता है और आखिरकार उसे समझ आता है, जुबा एक बड़े कचरे के ढेर के नीचे छिपा है। इतनी भयानक गर्मी में ऐसे हालात में छिपे रहना आसान नहीं था। यह साबित करता है कि जुबा बेहद प्रोफेशनल है, लेकिन जुबा अब भी खुद को मशहूर स्नाइपर मानने से इनकार करता है। वो कहता है, मैं बस एक आम इराकी आदमी हूँ। आइजैक उसके लहजे को सुनकर अंदाजा लगाता है कि शायद जुबा पहले अमेरिकी सेना में रहा होगा और अब गद्दार बन गया है, लेकिन जुबा इस बात को भी नकार देता है और कहता है, मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूँ जो मुझ पर हमला करते हैं। इसके बदले में आइजैक थोड़ा खुलता है और बताता है कि बचपन में वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से कैसे मिला था और कैसे दोनों ने बड़े होकर एक साथ फौज में भर्ती ली। धीरे धीरे डिहाइड्रेशन, पानी की कमी और थकान का असर आइजैक पर दिखने लगता है। वो गिर जाता है और उसी समय जुबा उसे धमकाता है, मैं तेरी जीभ को तेरे सीने से टांक दूंगा। फिर आइजैक एक चाल चलता है। वो अपनी राइफल के ऊपर जैकेट और हेलमेट लगाकर दीवार से ऊपर हिलाता है ताकि जुबा सोचे कि वो खड़ा हो गया है और गोली चलाए, लेकिन जुबा उसकी चाल समझ जाता है। हेलमेट नीचे गिरकर दीवार की दूसरी तरफ चला जाता है। अब आइजैक का सिर बिना सुरक्षा के रह गया है। इस बेवकूफी पर आइजैक को गुस्सा और डर दोनों आता है और वो रोने लगता है। समय बीतता जाता है और अब आइजैक इतना बेताब हो चुका है कि वो एक बड़ा रिस्क लेता है। वो दौड़ लगाता है और मैदान में पड़ी एक लाश के पास पहुंचता है। उसका बैग और रेडियो उठा लेता है और गोलियों से बचते हुए वापस दीवार के पीछे लौट आता है। बैग में उसे पानी और कुछ कैंडी मिलती है जिन्हें वो तुरंत खा लेता है, लेकिन बदकिस्मती से ये रेडियो भी काम नहीं कर रहा। इस कोशिश की सजा भी उसे मिलती है। जुबा दीवार पर गोलियां चलाकर आइजैक की स्कोप दूरबीन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा देता है। तभी अचानक आइजैक को अपने ईयरपीस में हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत पहचान जाता है, ये मैथ्यूज है और वो अब भी जिंदा है। आइजैक जोर से चिल्लाकर मैथ्यूज को स्नाइपर की लोकेशन बता देता है। मैथ्यूज एक मेटल का टुकड़ा उठाकर उसका इस्तेमाल करता है ताकि कचरे के ढेर की तरफ देख सके। धीरे धीरे वो अपनी राइफल तक पहुंचता है और दूसरी ओर आइजैक जुबा से बातों में उलझाकर उसे व्यस्त रखता है। इसी बातचीत के दौरान आइजैक को पता चलता है कि जुबा कभी और बगदाद में स्कूल टीचर था, लेकिन एक अमेरिकी हमले में जब उसके सारे स्टूडेंट मारे गए तो उसने बदला लेने की ठान ली। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस दीवार के पीछे आइजैक छिपा था वो उसी स्कूल का खंडहर था जहां जुबा पढ़ाया करता था। इसके बाद जुबा उससे पूछता है कि वो टूटी हुई स्कोप अब तक क्यों संभाले हुए है। आइजैक जवाब नहीं देता तो जुबा फिर से धमकी देता है, अगर नहीं बताया तो तुम्हारे दोस्त को फिर गोली मार दूंगा। आइजैक मजबूरी में बता देता है। वो स्कोप एक पुराने दोस्त की याद में रखता है जिसकी मौत आइजैक की एक गलती की वजह से हुई थी। उसे अब भी उस बात का गहरा पछतावा है। इस बीच मैथ्यूज अपनी राइफल तैयार कर लेता है और बिना देखे कचरे के ढेर की ओर गोलियां चलाता है। साथ ही आइजैक भी फायर करता है ताकि जुबा को लगे कि आवाज उसी तरफ से आ रही है। मैथ्यूज अपनी सारी गोलियां चला देता है, लेकिन जैसे ही वो रीलोड करने की कोशिश करता है जुबा अचानक गोली मार देता है और मैथ्यूज के कंधे पर लगती है। आइजैक उसे आवाज लगाकर दीवार की तरफ घसीटने को कहता है, लेकिन जब आइजैक आगे बढ़ता है मदद करने के लिए जुबा एक और गोली चलाता है और इस बार मैथ्यूज के सिर पर लगती है। आइजैक को अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त की मौत देखनी पड़ती है और वो पूरी तरह टूट जाता है। वो बड़बड़ाने लगता है, बस अब घर जाना है। जुबा उससे कहता है, अगर तू वाकई वापस जाना चाहता है तो मैं तुझ पर गोली नहीं चलाऊंगा, लेकिन आइजैक को उस पर भरोसा नहीं होता। थोड़ी देर बाद जुबा पूछता है, तू अब भी यहाँ क्यों है जब जंग खत्म हो चुकी है? आइजैक चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, क्योंकि असल में मैंने ही अपने पुराने दोस्त को मार दिया था। सच्चाई सामने आती है।
आइजैक ने गलती से अपने पुराने स्नाइपर पार्टनर को गोली मार दी थी जब वो दुश्मन को निशाना बना रहा था। बाद में उसने सबको झूठ बोल दिया कि उसके दोस्त को दुश्मन ने मारा। इसी बीच आइजैक को रेडियो में कुछ हलचल सुनाई देती है। वो जल्दी से चेक करता है और खुश हो जाता है क्योंकि अब वहां से बातचीत की आवाजें आने लगी थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं क्योंकि वो खुद कोई मैसेज नहीं भेज सकता था। रेडियो पहले ही बुरी तरह से टूट चुका था। और तब एक और झटका लगता है। जुबा भी उसी रेडियो चैनल पर सुनाई देता है। अब वो अमेरिकी सेना की भाषा में आइजैक का नाम लेकर मदद मांगने लगता है। अब आइजैक को सब समझ आ जाता है। जुबा बहुत पहले से ही अमेरिकी संचार प्रणाली में सेंध लगाकर खुद को घायल सोल्जर बताकर रेस्क्यू टीम को जाल में फंसाता रहा है और फिर उन्हें अचानक मार गिराता है। आइजैक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। कुछ समय बाद वो होश में आता है लेकिन एक कौवा उसकी टांग के जख्म को नोच रहा होता है। उसे लगता है जैसे अब वो मर चुका है। यह सोचकर वो आखिरी कोशिश करता है। वो एक लकड़ी और रस्सी की मदद से मैथ्यूज की राइफल को अपनी तरफ खींचता है और अब उसका निशाना जुबा की छिपने की जगह पर होता है। उसी वक्त हेलीकॉप्टर ऊपर आसमान में आते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि ये जगह एक जाल है और उनकी मौजूदगी अब आइजैक को और ज्यादा खतरे में डाल सकती है। जैसे ही हेलीकॉप्टर की आवाजें पास आने लगती हैं, आइजैक समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जुबा उन सोल्जर्स को भी मार देगा। वो जमीन पर गिर चुकी पुरानी दीवार को धक्का देता है जिससे एक बड़ा धूल का गुबार उठता है। अब जुबा के लिए आइजैक की लोकेशन पहचानना मुश्किल हो जाता है। आइजैक बिना सोचे समझे कचरे के ढेर पर गोलियां चलाता है। उसे नहीं पता कि निशाना सही लगा या नहीं। सच जानने के लिए आइजैक पहली बार अपने छुपने की जगह से खड़ा होता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि जुबा अब भी गोली नहीं चला रहा। उसे लगता है कि शायद जुबा मर चुका है या फिर वो खुद ही मारा जा चुका है। तभी हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और आइजैक को स्ट्रेचर पर लिटाकर तुरंत मेडिकल मदद दी जाती है। वो कुछ कहना चाहता है। जुबा अभी जिंदा है लेकिन हेलीकॉप्टर की तेज आवाज में उसकी बात कोई सुन नहीं पाता और तभी गोलियां चलती हैं। जुबा ने फायरिंग शुरू कर दी थी। एक एक कर सभी मेडिकल सोल्जर्स मारे जाते हैं। फिर वो हेलीकॉप्टर के पायलट को भी गोली मार देता है। हेलीकॉप्टर लड़खड़ाकर नीचे गिरता है और जमीन से टकराकर तेज धमाके में फट जाता है। आइजैक की वहीं मौत हो जाती है। जुबा ने अपना वादा निभाया, मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा। आइजैक को एक भी गोली नहीं लगी लेकिन वो फिर भी मारा गया। अंत में जुबा फिर से अमेरिकी रेडियो सिस्टम को हैक करता है और एक बार फिर घायल सोल्जर बनकर मदद की गुहार लगाता है ताकि अगली टीम को भी उसी जाल में फंसाया जा सके। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी।